हेलो एवरीवन। आज अपने एंटोमोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो उसी में आगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे आज अपने। तो एंटोमोलॉजी का अपना सब्जेक्ट था इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। ठीक है, तो इंसेक्ट इकोलॉजी भी अपना कंप्लीट हो चुका था और आईपीएम के बारे में अपनी डिस्कशन चल रही थी कि आईपीएम होता क्या है, उसके कंसेप्ट्स, नीड क्या, नीड क्यों है आईपीएम की, और कौन कौन से आईपीएम में कंट्रोल मेजर्स अपनाए जाते हैं, किस तरह से अपने आईपीएम को लागू किया जाता है क्रॉप प्लांट पे। तो ये सब चीजों के बारे में अपने पढ़ रहे थे। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा मेथड्स यूज्ड इन आईपीएम। मतलब आईपीएम में, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो उसके बारे में आज अपने बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आईपीएम जो कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट होता है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है, जो अपने पहले भी पढ़ चुके थे बट एक बार दोबारा से देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट डेफिनेशन क्या है इसकी। एफएओ ने दी थी 1967 में। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एफएओ ने 1967 में इसकी डेफिनेशन दी थी, जो कि बच्चों आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि एफएओ ने कौन सी डेफिनेशन दी थी, उसके बारे में बताओ। या फिर एक फेमस डेफिनेशन है लकमान एंड मेटकाफ ने दी थी, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी पूछ सकते हैं आपसे, बट इसका मीनिंग एक ही है दोनों डेफिनेशन का। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। IPM is a system that in the context of associated environment, मतलब environment को ध्यान में रखते हुए and population dynamics of the pest species, जो कि पेस्ट की जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है डे बाय डे, तो उसको देख के यूटिलाइज ऑल सुटेबल टेक्निक्स, मतलब जितनी भी सुटेबल टेक्निक्स और मेथड्स हैं उनको यूज करके कंपैटिबल मैनर में, कि वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहे, एक दूसरे से सही से मतलब वर्क कर पाए। ठीक है, in compatible a manner as a possible that maintain पेस्ट पॉपुलेशन, जिससे क्या होगा कि वो पेस्ट की जो पॉपुलेशन है वो मेंटेन हो जाए। कहाँ तक? लेवल बिलो काजिंग इकोनॉमिक इंजरी, जो कि इकोनॉमिक इंजरी नहीं करे। और ये सब मेथड्स अपने यूज कब करते हैं? इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे, जहाँ पे जब अपना अगर थ्रेशोल्ड लेवल पे अपने यूज करते हैं तो क्या होता है कि जो अपना कॉस्ट है वो कम कम लगता है और अपने को उत्पादन ज़्यादा होता है, या फिर अपना जो प्रोडक्शन है वो अपने को ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब इंजरी लेवल पे अगर आप यूज़ करोगे तो क्या हो जाता है, इंजरी लेवल पे जो अपनी लागत है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और अपने को उसका बेनिफिट बहुत कम मिलता है। तो अपने को ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल पे सभी मेथड्स यूज़ करने चाहिए। और इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? समन्वित, मतलब सभी मेथड्स का कंपैटिबल मैनर में इस तरह से यूज करो कि आपकी पेस्ट पॉपुलेशन भी कम हो जाए और आपकी फसल को भी नुकसान नहीं हो और आपको बेनिफिट्स भी बहुत मिले। ठीक है, ये बोला था एफएओ ने। नेक्स्ट क्या है? आई लकमान एंड मेटकाफ ने इसकी एक डेफिनेशन दी थी जो कि बहुत फेमस है, मतलब डायरेक्ट ही मतलब आपको दे दी जाएगी उसमें। ओटी जैसे पूछते हैं ना, तो ओटी में दे दी जाती है, 2 लाइन की डेफिनेशन है, डायरेक्ट उठा के दे दी जाएगी। उसके बाद में पूछेंगे कि डेफिनेशन कौन से साइंटिस्ट ने दी थी, तो वहां पे आपको क्या यूज करना रहता है? लकमान एंड मेटकाफ। ठीक है, तो इसने क्या डेफिनेशन दी थी अपने देख लेते हैं। आईपीएम इज डिफाइंड एज द इंटेलिजेंट सिलेक्शन, मतलब एक तरह का इंटेलिजेंस की बेस पे सिलेक्शन करना रहता है, क्योंकि सिलेक्शन अपने को ही करना रहेगा पेस्ट की पॉपुलेशन को देख के कि अपने कौन सी मेथड यूज करें जो कि इफेक्टिवली जो पॉपुलेशन है उसका इफेक्टिवली कंट्रोल हो जाए, मतलब अपने टाइम भी वेस्ट नहीं हो, एनर्जी भी ज्यादा नहीं लगे और इफेक्टिव मैनर में अपने कंट्रोल भी हो जाए पेस्ट की पॉपुलेशन का। ठीक है, एंड यूज ऑफ पेस्ट कंट्रोल टेक्निक्स, मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज करना है अपने को that will ensure favorable economical, ecological and sociological consequence, मतलब कि जिससे क्या होगा कि जो अपनी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं वो आर्थिक दृष्टि से, इकोलॉजिकली हो गया या फिर सामाजिक दृष्टि से, इन सब की दृष्टि के से क्या है, फेवरेबल होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, मतलब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए अपनी ग्रोथ को भी, प्लस अपने को आर्थिक रूप से भी नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा नहीं लगे और जो मैनेजमेंट है वो भी इफेक्टिवली मैनेजमेंट हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन थी जो कि अपने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो आप ये सब बच्चों ध्यान में रखना, क्योंकि आईपीएम की डेफिनेशन तो श्योर है कि आएगी क्योंकि आपके सब्जेक्ट का ही नाम है, तो इसको डायरेक्ट उठा के पूछते हैं आईपीएम की डेफिनेशन को, तो सभी बच्चों को आनी चाहिए आईपीएम होता क्या है। ठीक है, इसके बाद में अपने देखते हैं
कि स्टेजेस इन क्रॉप प्रोटेक्शन लीडिंग टू आईपीएम, कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस आती है क्रॉप प्रोटेक्शन में कि अपने आईपीएम को अपनाना पड़ता है उसमें, ठीक है। तो सबसे पहली आती है सबसिस्टेंस स्टेज, सबसिस्टेंस फेज। सबसिस्टेंस फेज कौन सी होती है, जो कि ग्रोइंग फेज होती है एक प्लांट की। ग्रोइंग फेज मतलब किस तरह से, जैसे अपने प्लांट को लगा दिया तो वो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो वो वाली फेज होगी कि वो किस तरह से टाइम टू टाइम ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसिस्टेंस फेज आपकी इसमें आ जाती है कि इसमें क्या होता है कि अपने को क्या चीजें यूज करना चाहिए, ओनली नेचुरल कंट्रोल ही इसमें काफी रहता है। नेचुरल कंट्रोल मतलब किस तरह से कि नेचुरल एनिमी वगैरह हो गए, तो इनकी पॉपुलेशन जो जैसे दिन ब दिन जैसे बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, अगर अपने को इंसेक्ट की पॉपुलेशन देखने को मिल गई, अगर सबसिस्टेंस फेज है अगर प्लांट की, तो उसमें क्या है, अगर नेचुरल कंट्रोल आप यूज करोगे तो आपकी पेस्ट जो धीरे धीरे बढ़ रही है पॉपुलेशन, तो वो आराम से कंट्रोल हो सकती है, ठीक है। और अपने को इंसेक्टिसाइड यूज करने की उसमें जरूरत नहीं है। और आईपीएम का मतलब ही क्या होता है स्टूडेंट्स, कि इंसेक्टिसाइड जो जितने भी रहते हैं जैसे केमिकल वगैरह हो गए, तो उनका कम से कम यूज करना और अदर मेथड को ज्यादा बढ़ावा देके अपने पेस्ट का पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे जो अपनी क्रॉप है उसकी जो क्वालिटी रहती है वो भी डैमेज नहीं हो, प्लस अपने उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो भी खराब नहीं हो और अपने को बेनिफिट भी ज्यादा मिले, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है एक्सप्लॉइटेशन फेज, कि धीरे धीरे जैसे मतलब फसल को अपने नुकसान पहुंचने लग गया, तो उस फेज में क्या करते हैं कि जैसे ज्यादा अगर पेस्टिसाइड का यूज हो जाएगा, जैसे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंसेक्ट की, तो उसमें क्या है कि पेस्टिसाइड यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। सेकंड क्या है कि ग्रोइंग हाई यील्ड वेराइटी, आप हाई यील्ड वेराइटी को ग्रो कर सकते हो, जिसमें क्या होता है कि वो यील्ड आपको ज्यादा देगी, प्लस जो नुकसान होता है वो अपना ओवरकम हो जाता है, मतलब नुकसान को अपने कम कर सकते हैं। जो यील्ड ज्यादा रहेगी तो अपने को उतना बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। और अपने को रिटर्न है वो अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आती है क्राइसिस फेज। क्राइसिस फेज मतलब जब ज्यादा फसल के ऊपर बहुत ज्यादा जैसे अटैक हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है क्राइसिस फेज में क्या चीजें आती है, जैसे मतलब आपने पेस्टिसाइड वगैरह यूज कर लिया अपने फील्ड के अंदर, ठीक है। तो तब क्या होता है, जैसे कोई भी इंसेक्ट है, अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इंसेक्ट रिसर्जेंस क्या होता है। जैसे कोई भी इंसेक्ट पेस्ट है तो वो रेजिस्टेंसी पावर आ गई है उसमें, ठीक है, कि वो वापस मतलब कि जो पेस्टिसाइड है वो उस पर असर नहीं हो रहा, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है कि पेस्टिसाइड अपने जो यूज किया था तब तो ठीक है, लेकिन वापस में अचानक से क्या हुआ है कि पेस्ट की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है अपनी फील्ड में कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रीसर्जेंस। री मतलब मैंने बताया था कि वापस से वो किस तरह से ग्रो कर रहा है, मतलब अचानक से पेस्ट की पॉपुलेशन बढ़ना, उसी को बोला है इंसेक्ट रीसर्जेंस, ठीक है। तो इंसेक्ट जैसे रीसर्जेंस की प्रॉब्लम आ जाती है तो या फिर सेकेंडरी जैसे पेस्ट है, सेकेंडरी पेस्ट मतलब जो दूसरे पेस्ट होते हैं वो नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जैसे फसल को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उस टाइम में क्या होती है कि अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो ज्यादा लगती है, तो अपने को लागत कम आती है, उससे लागत है वो बहुत ज्यादा आएगी और उससे प्रॉफिट कम मिलेगा अपने को। तो उस टाइम में अपने को आईपीएम ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है डिजास्टर फेज। डिजास्टर तो सभी समझ रहे होंगे कि पूरी तरह से फसल जैसे खत्म हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज पेस्टिसाइड यूज, मतलब ज्यादा से ज्यादा जैसे फसलों पे पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है, बार बार मतलब केमिकल डाला जाता है उस पे, ठीक है। और उससे क्या होता है, जैसे पेस्टिसाइड है वो महंगे भी बहुत आते हैं, तो नो प्रॉफिट, कोई भी अपने को प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है। और उसके जो रेसिड्यू है, मतलब पेस्टिसाइड के जो रेसिड्यू है वो भी सोइल में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो जिससे अपना जो कंट्रोल सिस्टम है वो पूरी तरह से खराब हो रहा है, और जो मतलब इंसेक्ट है उसके उसके अंदर वो रेजिस्टेंसी पावर भी आ जाती है, और वो वापस से जैसे ग्रो कर जाता है और कोई भी उधर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम में क्या करना पड़ता है अपने को, आईपीएम उसके लिए बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फेज में तो आपको पता ही है कि सभी जो भी मतलब अपने मेथड्स यूज कर रहे हैं वो इको फ्रेंडली रहते हैं, मतलब कि अपनी जो क्रॉप रहती है या फिर अदर जो लिविंग थिंग्स है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता, तो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा डायरेक्ट, मतलब वो इंसेक्ट पेस्ट पे कंट्रोल होता है, और जो इंसेक्ट पेस्ट होता है उस पर डायरेक्ट मतलब वो इफेक्ट डालता है और उनको कंट्रोल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटेड फेज में आ जाता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसमें
टूल्स और कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम, कौन कौन से ऐसे टूल्स पूछ ले आपसे या फिर कंपोनेंट्स पूछ ले आपसे, तो उसमें एक ही चीज आएगी, आप कंफ्यूज मत होना। या फिर मेथड्स भी पूछ सकते हैं आपसे आईपीएम के, अगर टूल्स पूछ ले या फिर कंपोनेंट्स ऑफ आईपीएम पूछ ले तो एक ही चीज है वो, और आपको यही सब लिखना है, ठीक है। कि उसमें कंपोनेंट्स, टूल्स या मेथड एक ही चीज होती है, इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मेथड्स में कौन से आ जाते हैं, कल्चरल हो गया, मैकेनिकल हो गया, फिजिकल हो गया, ये सब मेथड्स आएंगे उसमें। और टूल्स भी अगर पूछे तो यही टूल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से मेथड अपने अपनाते हैं आईपीएम के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, कल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस भी जिसको बोला जाता है, या फिर ट्रेडिशनल मेथड भी जिसको बोला जाता है, जो कि पारंपरिक है, मतलब चलता आ रहा है, कि परंपरागत तरीके या फिर व्यवहारिक कीट नियंत्रण भी आप उसको बोल सकते हो। कि जिस तरह से मतलब परंपरागत जो अपनाई जाती है, अपने एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस जो रहती है, कृषि क्रियाएं, वो जैसे अपने करते हैं कि वो तो करनी पड़ेगी अगर अपने को क्रॉप उगानी है तो जो अपने क्रियाएं करते हैं तो उनमें थोड़ा बहुत अगर चेंजेस ले आए अपने, तो इंसेक्ट पेस्ट की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं रहेगी उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट क्या आता है, क्रॉप रोटेशन, फसल चक्कर, फसलों को हेर फेर कर बोना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है प्रूनिंग एंड थिनिंग, मतलब कि जैसे कुछ भी फ्रूट ट्रीज वगैरह हो गए तो उनकी जो मतलब कि प्रूनिंग और थिनिंग कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं तो वो जो मतलब कि डेड पार्ट है उसका जो मतलब लगातार जैसे बढ़ता रहता है, तो उस पे क्या करते हैं, वो सरवाइव करते रहते हैं। और अगर अपने प्रूनिंग और थिनिंग कर देंगे तो प्लांट को ग्रोविंग भी उसकी इजीली होगी, प्लस इंसेक्ट पेस्ट भी रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्रॉप रेसिड्यू डिस्ट्रक्शन, जैसे क्रॉप के रेसिड्यू रह जाते हैं अपनी, जैसे फसल के जो अवशेष रहते हैं, जैसे फसल तो आपने निकाल दी, ठीक है, और उसके मतलब जो अवशेष पड़े हैं खेत में, तो उसके ऊपर क्या रहता है कि इंसेक्ट का लार्वा एग वो सरवाइव करते रहते हैं, ठीक है, जो कि नेक्स्ट सीजन में अपनी जो क्रॉप आती है तो उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, ठीक है। तो अगर वो अवशेष को अपने वहां से हटा देंगे तो जो इंसेक्ट रहता है उसको ग्रो करने के लिए उधर स्पेस नहीं मिलता है और वो नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजर मैनेजमेंट, अगर आपने फर्टिलाइजर की ऑप्टिमम डोज अगर आपने नहीं डाली है, जैसे नाइट्रोजन वगैरह आपने ऑप्टिमम यूज अगर उसका नहीं किया है फर्टिलाइजर्स का, तो वो क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोजन वगैरह वो बढ़ावा देते हैं इंसेक्ट्स को, पैथोजन को, डिजीजेस को। तो वो क्या करते हैं, जैसे नाइट्रोजन है उसकी एक्सेस अगर अपनी क्वांटिटी डालते हैं तो वो क्या करती है कि प्लांट को स्वच्छ कर देती है, ठीक है। जिससे अपने जो प्लांट रहते हैं उसके ऊपर डिजीज भी ज़्यादा आती है, प्लस उस पर इंसेक्ट पेस्ट का भी ज़्यादा अटैक होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टिलेज ऑफ सोइल, कि आप टिलेज किस तरह से कर सकते हो, मतलब टिलेज तो सभी समझ रहे होंगे कि किस तरह से आप जुताई करोगे, वो आपने इंजीनियरिंग में भी बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। जुताई करने से क्या होता है कि जैसे मतलब आपने जुताई की फसलों के ऊपर, जैसे फील्ड में आप जुताई करते हो, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी टिलेज हो गया, तो उसमें क्या रहता है कि जो एग वगैरह हो गए, इंसेक्ट्स के एग लार्वा, तो वो सोइल में पड़े रहते हैं। अगर आप जुताई करोगे तो उससे क्या होता है कि जो एग लार्वा होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, मतलब आपकी सोइल के ऊपर आ जाएंगे। ऊपर आने से क्या होता है, या तो इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर डायरेक्ट अटैक करेंगे, मतलब कि जैसे बहुत ज़्यादा जैसे टेम्परेचर हो गया, सनलाइट होगी, तो वो डायरेक्ट उस पर पड़ती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता और मर जाता है, ठीक है। या फिर जो नेचुरल एनिमीज होते हैं तो उनको उनको डायरेक्ट अपना फूड दिखता रहता है तो वो वहां से डायरेक्ट उठा के और उनको खा लेते हैं, क्योंकि सोइल में अगर दबे पड़े रहेंगे तो पता नहीं चलेगा उनको। और जब ऊपर आ जाते हैं तो जो नेचुरल एनिमी है वो डायरेक्ट अटैक करके उस पर और उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पानी का सही से अगर उपयोग करोगे, आप इरिगेशन अगर ढंग से करोगे तो उसमें क्या रहता है कि इंसेक्ट की जो लार्वा वगैरह हो गई या फिर कुछ एक अदर इंसेक्ट हो गए, तो आपको पता है कि वो वाटर तो वैसे वो लविंग रहते हैं कि वाटर को तो वैसे ही बहुत पसंद करते हैं, ठीक है। अगर वाटर का मैनेजमेंट सही से हो, जैसे पानी वगैरह आपका अगर खेत में फालतू में ऐसे अगर नीड भी नहीं है फिर भी अगर खेत में जैसे खड़ा रहा है
पानी ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, जैसे जमा हो रहा है, तो उधर ज्यादा इंसेक्ट पेस्ट का अटैक होगा। प्लस जैसे इन्फेक्टेड जो भी फील्ड है उसका पानी दूसरे फील्ड में जा रहा है, तो उसके साथ में जो इंसेक्ट पेस्ट है वो मूव कर जाते हैं, वहां से दूसरे फील्ड में भी जाएंगे, ठीक है। तो वाटर का मैनेजमेंट सही से होना चाहिए। जब फसलों को नीड रहती है तभी देना चाहिए, अदरवाइज वो आपकी फसल को नुकसान करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेरिएशन ऑफ टाइम, कि टाइम में वेरिएशन करके, मतलब जैसे समय में बदलाव करके, जैसे कुछ एक जैसे क्रॉप रहती है तो उनकी अर्ली सोइंग आपने कर दी। अर्ली सोइंग से क्या फायदा रहता है, जैसे इंसेक्ट की वो स्टेज है, जैसे तो इंसेक्ट की जो वो स्टेज आती है तो उसमें क्या रहता है कि इंसेक्ट और जैसे प्लांट की सेम ही स्टेज रहेगी, कि उसी टाइम वो प्लांट ग्रो कर रहा है और उसी टाइम वो इंसेक्ट ग्रो कर रहा है, तो वो डायरेक्ट अटैक कर देता है प्लांट के ऊपर। लेकिन जैसे टाइम ऑफ सोइंग में अगर आप डिस्टरबेंस ले आते हो, तो जिस टाइम जैसे इंसेक्ट का ग्रोइंग फेज रहती है जैसे, तो उस टाइम क्या रहता है कि अपना जो प्लांट है वो तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो अगर उसका अटैक होता है तो भी प्लांट उसको ओवरकम कर जाता है, अच्छे से रेजिस्टेंसी ले आता है उसको, मतलब कि वापस ग्रोथ हो जाती है उसकी और ज़्यादा अटैक नहीं रहता है, ठीक है। तो टाइम ऑफ सोइंग में और टाइम ऑफ प्लांटिंग में आप चेंजेस करके इंसेक्ट पेस्ट से छुटकारा पा सकते हो। फिर नेक्स्ट है जैसे इंटरक्रॉपिंग आ गया। इंटरक्रॉपिंग मतलब कोई भी जैसे दो क्रॉप को एक साथ लगाना, जैसे कोई भी जो मेन क्रॉप है उसके बीच में जो अदर क्रॉप की जैसे एक एक लाइन आपने अदर क्रॉप की जैसे लगा दी, तो उसको इंटरक्रॉपिंग बोल देंगे। तो इंटरक्रॉपिंग से क्या फायदा होता है कि जो अपनी मेन क्रॉप रहती है, जैसे इस तरह से ये कोई भी एक प्लांट है, ये कोई भी एक प्लांट है, ठीक है, इसके बीच में अपने दूसरा कोई प्लांट लगा दिया, तो जैसे कोई भी जो इस क्रॉप का ये कोई भी इंसेक्ट है, ठीक है, तो इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए इसको यहाँ तक जो इसके बीच में क्या है डिस्टेंस आ जाता है, क्यों, क्योंकि बीच में बैरियर क्या बन रहा है, दूसरा प्लांट बन रहा है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको स्पेस नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि अटैक को अपने कुछ हद तक कम कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जैसे हार्वेस्टिंग मतलब आपने सही से कर ली और उसका जो मतलब स्टोरेज आपने अच्छे से कर दिया, तो इंसेक्ट पेस्ट जो है उनका कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रैप क्रोप। ट्रैप क्रोप किस तरह से बेनिफिशियल रहता है, जैसे कोई भी अपने ट्रैप क्रोप का जैसे एक एग्जांपल है कि आप कॉटन है, जैसे कोई भी क्रोप कॉटन है, इधर लिख देती हूँ। कॉटन प्लस में जैसे भिंडी आप लगाते हो, कपास के साथ भिंडी, इसका जनरल एग्जांपल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि जैसे कॉटन के जो पेस्ट रहते हैं, कपास के आपने चारों तरफ जैसे आपने भिंडी लगा दी, ठीक है, तो कपास के जो पेस्ट रहते हैं, तो भिंडी के ऊपर जो फ्लावर आएंगे तो वो क्या करते हैं अपनी तरफ उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो जो अपनी मेन क्रॉप है उसके ऊपर नुकसान होने से बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ट्रैप क्रॉप का भी बहुत अच्छा इसमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आप कोई भी जैसे क्रॉप होती है तो कौन सी अदर क्रॉप उसके अपने लगा सकते हैं जिससे कंट्रोल हो सकता है इंसेक्ट पेस्ट से, तो वो चीजें आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है आपके होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस। तो अपने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस क्या होता है, कि होस्ट किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उसमें, कि होस्ट के अंदर ऐसी क्वालिटी हो कि वो डायरेक्ट ही प्रोटेक्ट कर जाए, जो इंसेक्ट पेस्ट है उसका अटैक ही नहीं हो पाए उस पर। तो तीन तरह से प्रोटेक्शन होता है आपके, कि फर्स्ट आता है एंटीजेनोसिस, या फिर इसको बोला जाता है नॉन प्रेफरेंस। नेक्स्ट आता है एंटीबायोसिस, और थर्ड वन आता है टॉलरेंस। तो एंटीजेनोसिस या फिर नॉन प्रेफरेंस क्या होता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें क्या रहता है कि जैसे कोई भी प्लांट है तो उसके ऊपर जैसे कुछ एक प्लांट ऐसे रहते हैं कि जिसके ऊपर कांटे वगैरह लगे रहते हैं या फिर वैक्स की लेयर रहती है उनके ऊपर, तो जो इंसेक्ट है तो उनको प्रीफर नहीं करता, उसके ऊपर वो आके अटैक नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उसको उसको मतलब जैसे इंसेक्ट को जो सरफेस चाहिए रहता है तो वो वैसा उसको नहीं मिलता है। तो जो प्लांट की जो मोर्फोलॉजी है उसमें ऐसे चेंजेस रहते हैं जिससे वो अटैक नहीं कर पाता है, तो उसी को एंटीजिनोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट आता है आपका एंटीबायोसिस, मतलब प्लांट के द्वारा ऐसे केमिकल्स वगैरह रिलीज कर दिए जाते हैं जो कि डायरेक्ट इंसेक्टिस पे अटैक करते हैं, तो उसको एंटीबायोसिस बोलेंगे, कि वो डायरेक्ट जो इंसेक्ट है तो ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जिससे क्या होता है कि इंसेक्ट अगर उसको खाएगा तो वो मर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस में क्या रहेगा, अगर कोई भी इंसेक्ट ने जैसे अटैक किया प्लांट के ऊपर, ठीक है,
प्लांट के ऊपर उसने जैसे अटैक कर दिया, तो जो नुकसान किया है उसने, मतलब कि जो लीफ वगैरह जैसे खराब हुई है, उसका स्टेम अगर खराब हुआ है, वो कहीं से मतलब टूट फूट गया है प्लांट का कोई भी एरिया, तो वो क्या होता है, वापस प्लांट की जो ग्रोथ हो जाती है वो ओवरकम कर जाता है वापस, वो जो भी डिफेक्टेड हुआ है उसका कोई भी पार्ट, तो वो वापस ओवरकम कर लेता है उसको, कि वापस उस हद तक वापस ग्रोथ हो जाएगी। अगर वैसी अगर ग्रोथ होगी तो क्या होता है कि जो नुकसान हुआ है वो रिकवर हो गया आपका। ठीक है, तो ये चीजें इसमें आ जाती है। नेक्स्ट वन आता है आपका, जैसे कल्चरल मेथड के अपने बारे में अपने बात कर ली। नेक्स्ट आता है आपका होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट वन है मैकेनिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल। मैकेनिकल मेथड में आपके क्या आएगा, हैंड डिस्ट्रक्शन, मतलब कि मैकेनिकल मेथड में क्या क्या चीजें रहेगी कि आप किस तरह से कौन से ऐसे मेथड अपना के आप पेस्ट कंट्रोल कर सकते हो, या फिर यांत्रिक तरीके भी इनको बोला जाता है, कि ऐसे कौन से यंत्र वगैरह अपना के आप डायरेक्ट मतलब पेस्ट का कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या चीजें रहेंगी वो अपने देख लेते हैं। फर्स्ट है हैंड डिस्ट्रक्शन, मतलब आप क्या करोगे कि जैसे खेत में गए और उस पर आपने देख लिया कि जैसे सुंडी वगैरह आपको दिख रही है उसके प्लांट के ऊपर, तो आप डायरेक्ट से हाथों से उसको कलेक्ट करके और उसको डिस्ट्रक्शन मतलब उसको सॉरी उसको क्या है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सक्लूजन बाय स्क्रीन और बैरियर, या फिर उसके ऊपर कोई भी ऐसे बैरियर लगा के और उसको खत्म कर दिया जाता है, या फिर छलनी से जैसे छान के, और जैसे कोई भी अपनी कोप है अगर उसमें मतलब कि जो कोई अपना प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर जैसे इंसेक्ट पेस्ट लगे हुए तो छलनी से छान के ऊपर मतलब जो आ जाते हैं इंसेक्ट पेस्ट, तो उनको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर दो। फिर नेक्स्ट आता है ट्रैपिंग हो गया, सक्शन डिवाइस हो गया, कलेक्टिंग मशीन हो गई, उनसे आप डायरेक्ट क्या करोगे कि कलेक्ट करके इंसेक्ट पेस्ट को और खत्म कर देती हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, मतलब जो इंसेक्ट पेस्ट के एग लार्वा रहते हैं उनको कलेक्ट करके उनको क्रश करना, मतलब ऐसे कोई भी मतलब ऐसे हथौड़ा वगैरह ले लिया या फिर वो सरफेस पे आप क्रश करते हो तो वो डायरेक्ट मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके आते हैं फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में कौन कौन से रहेंगे आपके, हीट, कोल्ड, एनर्जी या फिर साउंड, इन सब का यूज करके आप जो मतलब ये ज्यादातर कंडीशंस क्या रहती है, जैसे आपने ग्रीन हाउस में जैसे प्लांट लगा रखा है तो उसमें क्या करोगे, जैसे टेम्परेचर वगैरह बढ़ा दो या फिर घटा दो, जो कि जो कोई भी जैसे इंसेक्ट रहते हैं उनके लिए अगर फेवरेबल नहीं है वो चीज़, तो आप टेम्परेचर में मैनिपुलेशन कर दो। तो इस तरह से आप क्या करते हो, डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो उसमें। ठीक है, तो इनके बारे में अपने डिटेल से भी आगे पढ़ लेंगे, या फिर आपने जैसे लाइट ट्रैप आपने यूज़ किया है तो उससे डायरेक्ट मतलब क्या रहता है कि अगर लाइट ट्रैप आपने यूज़ किया है तो इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन है वो आसपास आती है ज़्यादा, लाइट जो अट्रैक्ट करती है उनको। ठीक है, तो उधर आप क्या करते हो कि उसमें मतलब नीचे जो केरोसिन वगैरह भरा पड़ा रहता है, तो अगर वो उसमें गिरेगा तो उसकी डेथ हो जाती है इंसेक्ट की। ठीक है, तो इसमें अपनी डिटेल से भी पढ़ लेंगे, अपने इधर मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में कौन सी चीजें आएंगी, प्रोटेक्शन एंड इनकरेजमेंट ऑफ एनी, मतलब कि नेचुरल जो एनिमी होता है उनका इनकरेजमेंट करके, मतलब नेचुरल एनिमी को यूज करके आप डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है पैथोजन ऑफ इंसेक्ट लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और प्रोटोजोआ, इनका भी यूज करके आप डायरेक्ट इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, जैसे बहुत से जैसे फंगस हो गई, ट्राइकोडर्मा वगैरह, ट्राइकोग्रामा जैसे है, तो वो डायरेक्ट अटैक करती है इंसेक्ट पेस्ट पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी इसमें। अदर जैसे बोटेनिकल्स हो गए, जैसे कोई प्लांट मटेरियल जैसे रहते हैं, जैसे नीम हो गया, पुंगम हो गया, तो इन सब का आप जैसे नीम के बहुत सारे स्प्रे आते हैं, NSKE जैसे बना सकते हैं अपने, तो उनका डायरेक्ट यूज़ करने से फील्ड में क्या रहता है कि वो रिपेल कर देते हैं इंसेक्ट पेस्ट की पॉपुलेशन को, उस पर जो अपना मेन प्लांट होता है तो उसके ऊपर क्या है, अटैक नहीं करने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है केमिकल मेथड। केमिकल में कौन कौन सी चीजें आएंगी, अट्रैक्टेंट्स यूज करते हैं, फिर रिपेलेंट्स यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड हो गया अलग अलग तरीके से। ठीक है, अलग अलग तरीके से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल रहते हैं मार्केट में। नेक्स्ट है इंसेक्ट की ग्रोथ को इनहिबिट करने वाले आते हैं बहुत सारे केमिकल, कीमियो स्टेरिलेंट आते हैं। ठीक है, जो कि स्टेराइल कर देते हैं इंसेक्ट को।
ठीक है। तो ये सब केमिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं अपने, बट इसमें क्या रहता है आईपीएम में कि केमिकल जहाँ तक अपने नीड नहीं पड़े, मतलब कि जहाँ तक अपने से नॉर्मल जो प्रैक्टिसेस अपनाने से अगर कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ तक अपने क्या करते हैं, केमिकल यूज नहीं करते हैं। बट अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज जैसे हो रही है तो अपने क्या करते हैं, एक बहुत कम क्वांटिटी में इसका केमिकल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल मेथड में कौन कौन से आएंगे, फिन फेरोमोन्स आ जाएंगे। फेरोमोन जैसे ट्रैप भी लगा सकते हो, या फिर फेरोमोन जो ऐसे हार्मोन जो कि अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट पेस्ट को अपनी तरफ, ठीक है। तो वहां से क्या करते हैं अपने डायरेक्ट उसको कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एलियो केमिकल्स आ गए, तो इन सब का यूज करके क्या होता है कि आप डायरेक्ट मतलब इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी मेथड, मतलब जीन के अंदर जो प्लांट होता है उसके जीन के अंदर ऐसा मैनिपुलेट कर दो कि वो जो इंसेक्ट पेस्ट जो अटैक करेगा प्लांट के ऊपर, तो वो डायरेक्ट अटैक करते ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें बायोटेक्नोलॉजी में आ जाती है। फिर ट्रांसजेनिक प्लांट तैयार करके, ट्रांसजेनिक प्लांट तो सबको पता ही होगा कि ऐसा जीन उसमें डाल दो कि जो मतलब कि जो मेन प्लांट रहता है उसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है कि वो ओवरकम कर पाता है, जो इंसेक्ट पेस्ट होता है वो अगर उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेटरी और लीगल मेथड, कि एंटर ही नहीं होने दो अपने एरिया में जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनको, तो एंटर ही अगर वो नहीं होंगे तो उनका कंट्रोल भी करने की जरूरत ही नहीं है, कि अपने अगर एरिया में आएंगे ही नहीं, वो आएंगे नहीं तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और फिर कंट्रोल भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। या फिर इरेडिकेशन और सप्रेशन प्रोग्राम, मतलब पूरी तरह से इंसेक्ट पेस्ट को जो एरिया है अपना वहां से पूरी तरह से खत्म कर दो, ना ही उसके एग रहने दो, ना लार्वा वगैरह कुछ भी नहीं। सब चीजें अगर खत्म कर दोगे तो इंसेक्ट है वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा, अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो वो कैसे डैमेज करेगा, ठीक है। ये चीजें इसमें आ जाती हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं इसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस में कौन कौन से कौन कौन सी चीजें आएंगी। वैसे मैंने आपको नॉर्मल तो बता दिया है, लेकिन अपने आप फिर से एक बार ऐसे देख लेते हैं कि क्या क्या रहता है कल्चरल प्रैक्टिसेस में। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस मतलब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, मैनिपुलेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब जो कल्चरल या फिर क्रिश्चियन क्रियाएं अपने अपनाते हैं। क्रिश्चियन क्रियाएं तो मतलब एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस सभी समझ रहे होंगे, जुताई गुड़ाई वगैरह सब चीजें, कि जो अपने को फसल में करनी ही रहती है, ठीक है। बट उसमें थोड़ा सा क्या है, अगर टाइम वगैरह में अगर आप चेंजेस ले आओगे तो क्या रहेगा कि आपका जो पेस्ट है, जो मेजर पेस्ट है इस जो पर्टिकुलर जैसे क्रॉप रहती है उसका जैसे मेजर पेस्ट रहता है, तो उसका नुकसान होने से अपने क्रॉप को बचाया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन रह जाएगी कि मैनिपुलेशन ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस टू द डिसएडवांटेज ऑफ पेस्ट, मतलब कि जिससे अपने पेस्ट को नुकसान होने से बचा लें, ठीक है। और फार्म लेवल प्रैक्टिसेस ही होती है इसमें जितनी भी है, कि इरिगेशन हो गया, जुताई गुड़ाई वगैरह हो गया, ये सब चीजें आ जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या आता है, प्लोइंग, मतलब जुताई करना। तो जुताई करने से क्या होता है बच्चों कि प्लोइंग अगर आप फील्ड में करोगे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर जुताई करते हो तो जो एग लार्वा वगैरह रहते हैं जो सोइल के अंदर प्रेजेंट है, तो वो बाहर आ जाते हैं। बाहर आने से क्या रहेगा कि डायरेक्ट उस पर नेचुरल एनिमी वगैरह अटैक कर देते हैं, ठीक है, उनको खा जाते हैं। या फिर जो सनलाइट वगैरह है, मौसम के जो एडवर्स इफेक्ट है, तो वो उस पर डायरेक्ट पड़ेंगे, तो वो इंसेक्ट है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या होता है, किसके लिए बेनिफिशियल है, रेड हेरी कैटरपिलर हो गया, राइस मिली बग हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है पडलिंग। पडलिंग तो सबको पता ही होगा कि राइस के अंदर करते हैं पडलिंग, कि उसका जो मतलब पडलिंग क्यों की जाती है सबको पता ही रहेगा, कि जो इसमें क्या बोला जाता है कि जो सोइल का रहता है ना इवेपोरेशन वगैरह, उसमें सुधार वगैरह लाने के लिए पडलिंग की जाती है, ठीक है। तो किसके लिए बेनिफिशियल है, राइस ग्रास होपर के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अगर पडलिंग आप अच्छे से कर रहे हो तो जो ग्रास होपर है तो वो वहां पे